students, welcome to RT Academy. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रहे होंगे. बिल्कुल कर रहे होंगे, पक्का है. और मैं भी आपके लिए नए नए वीडियोस कंटिन्यूसली सेंड कर रहा हूँ, जिससे आपको 12th में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. जो भी टॉपिक की डिफिकल्टीज हैं वो डिफिकल्टीज ना मिले. चीज़ों को थोड़ा सा डिसॉल्व करके, थोड़ा सा सिंपली करके आपको मैं देगा वीडियोस. तो आपका फिर से वेलकम है हमारे एकेडमी पे. और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आज एक नए टॉपिक के साथ 12th के फिर से मौजूद हूँ आपके सामने. हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्टूडेंट्स, वो चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पर मैंने बताया था कि ये एक बेसिक चैप्टर है पूरी बायोलॉजी के लिए, बिकॉज इस चैप्टर पे बेस्ड है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. आज उसकी भी चर्चा करेंगे. हालांकि एक बार चर्चा की है मैंने, आज थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं. तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब था कि यहाँ पर हमें हर एक चीज समझनी पड़ी कि आखिर हमारे बॉडी में जो जेनेटिकली जो भी चीजें हैं, जो इनहेरिटेंस चल रहा है, जेनेटिक कैरेक्टर्स का वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, और किस पे डिपेंड है हमारा जेनेटिक कैरेक्टर, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिली. और हमने अभी तक अपने इस चैप्टर के पहला वीडियो न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर फर्स्ट दिया था. सेकंड हमने न्यूक्लिक एसिड पे दिया लेक्चर नंबर 2. आफ्टर दैट हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में जाना. और फिर लास्ट वीडियो आपको मिला है, और वो वीडियो है आपका कि कैसे जेनेटिक मटेरियल सर्च हुआ, कि क्या डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. इसके काफी पीछे कई साइंटिस्टों का साथ रहा है, हार्सेन, चेज, ग्रिफिथ, है ना, एवरी मैकलियोड. इन लोगों ने मिल करके आखिरी में साबित किया कि हमारा डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है. इन सब के बाद आज अब ये जानने की एक हमारी क्यूरियोसिटी है कि आखिर कोई चीज अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उस जेनेटिक मटेरियल के पीछे क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. मींस आप कहते हो कि ये कोई जेनेटिक मटेरियल है, तो आप किस बिहाफ पे कहते हो जेनेटिक मटेरियल है, आपने किस प्रॉपर्टी पे बताया कि वो जेनेटिक मटेरियल है. आज हम उस चीज पे चर्चा करेंगे. साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल को, प्रॉपर्टीज को बताने के बाद हम ये भी आज बताएंगे आप सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि कैसे हमारी बॉडी में एक कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है. अगर मैं टॉल हूं तो मेरा एक कैरेक्टर डिफाइन कैसे किया गया, क्या इसके पीछे एक थीम चलती है, उस थीम को आज समझेंगे हम आज के लेक्चर में. तो दो टॉपिक पे बात करनी है. फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड सेकेंड टॉपिक विल बी आरएनए वर्ल्ड. आरएनए वर्ल्ड क्या है हमारा, कि आरएनए का भी एक संसार है. भले आरएनए में अभी जेनेटिक मटेरियल नहीं है हमारा वो, लेकिन फिर भी उसको कुछ इंपॉर्टेंस देंगे, थोड़ी बहुत जानकारी उनके बारे में लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अवेलेबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका. टेंशन बिल्कुल मत दीजिए, एनसीईआरटी की एक लाइन को मैं क्लियर कर दूंगा. ability to generate its replica, generates its replica. रेप्लिका का मतलब क्या है, रेप्लिकेशन से है. कह रहा है कि आप जेनेटिक मटेरियल उसे कहेंगे जो अपने जैसा ही दूसरा मॉलिक्यूल बना दे. जैसे ये हमारा एक डीएनए है, ओके, ये आरएनए है, सिंगल चेन आरएनए. ये हमारा है डीएनए, सिंगल चेन हमारा आरएनए है. तो फर्स्ट थिंग वो कहता है कि अगर आपका जेनेटिक मटेरियल या कोई भी जेनेटिक मटेरियल अपने जैसा ही अनदर जेनेटिक मटेरियल बना दे, यानी अपने की कॉपी कर दे, कॉपी करके एक से 2 डॉटर डीएनए बन जाए. 2 डॉटर डीएनए बन जाए, एक से ही कॉपी होकर 2 डॉटर डीएनए बन जाता है. आप कहेंगे ये प्रोसेस है रेप्लिकेशन. इस प्रोसेस को हम नाम देंगे रेप्लिकेशन. तो कह रहा है कि अगर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन की एबिलिटी को रखता है
चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, तो वो जेनेटिक मटेरियल है। तो ये पाया गया कि डीएनए अपने जैसे 2 कॉपीज बना देता है, यानी अपनी जैसी कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन करता है, इसलिए हमारा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा डीएनए एबल है जेनेटिक मटेरियल के लिए, जबकि आरएनए अपने जैसा दूसरा रेप्लिका नहीं बना पाता है। डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, यह प्रोसेस पढ़ेंगे, जबकि आरएनए ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए आरएनए हमारा यहाँ पर फेल हो गया जेनेटिक मटेरियल की लड़ाई में, और वहां पर पहुंच गया हमारा डीएनए, क्योंकि डीएनए के पास एबिलिटी होती है। सेकंड पॉइंट कहता है केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए ये भी देखते हैं। केमिकल और स्ट्रक्चरल एबिलिटी का मतलब है कि डीएनए, अगर डीएनए है तो वो डीएनए ही बना रहे, डीएनए से कुछ और ना बन जाए, केमिकली स्टेबल रहे। अगर एक डीएनए है तो वो भले रेप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन रेप्लिकेशन करने के बाद उसने अपनी डीएनए की एबिलिटी नहीं खोई, वो डीएनए ही रहा। बट आरएनए कभी कभी अपनी इस एबिलिटी को खोता है। आरएनए हमेशा आरएनए नहीं है, आरएनए कहीं पर एंजाइम लाइक वर्क भी करने लग जाता है, एंजाइम लाइक वर्क, और तब इस एंजाइम को बोलते हैं राइबो एंजाइम, राइबो एंजाइम। क्यों बोला राइबो एंजाइम? क्योंकि हमारा ये डीएनए आरएनए भी है, और ये एंजाइम का जैसा वर्क भी कर रहा है, ये कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। यही आरएनए आपका राइबोसोम में भी पाया जाता है। तो एंजाइम, आरएनए अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है, और यही चीज बोलती है दूसरी एनसीईआरटी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए। हमारा डीएनए उस पे खरा उतरता है, नंबर 1 पोजीशन पे आता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होता है। डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ट्रांसफर करना जेनेटिक मटेरियल को, तो बस वही करता है, इसके अलावा और दूसरा वर्क नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ इसका फंक्शन रिलेटेड है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर से। जबकि आरएनए के पास ये एबिलिटी नहीं है। आरएनए कभी एंजाइम का काम करेगा, कभी किसी कैटलिस्ट का काम करने लग जाएगा, साथ साथ मैसेंजर आरएनए तो होता ही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, कई काम करने लगता है। इसलिए यहां पर भी आरएनए ने इस एबिलिटी को नहीं रखा, और हमारा डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल रहा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन। जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा वो म्यूटेशन प्रोवाइड करेगा। अब व्हाट इज म्यूटेशन, चलिए समझते हैं म्यूटेशन क्या चीज होती है। मान लीजिए कि अगर मैं एक सेंटेंस राइट करता हूं, जैसे I have a pen, I have a pen, ओके, I have a pen। अगर मैं इस जगह पर सेंटेंस को I have P की जगह N कर दूं, E की जगह P कर दूं, और N की जगह P कर दूं। अब आप सेंटेंस को रीड करें। I have an a P मीन्स सेंटेंस का मतलब ही बदल गया, कुछ लेटर्स को चेंज किया, सेंटेंस का मीन बदल गया। सेंटेंस का मीन बदल रहा है इस लेटर से। सेम ऐसे डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं, सपोज ए के साथ टी है, टी के साथ ए है, जी के साथ सी है, सी के साथ जी है। ये बेस पेयर अगर ऐसे लगे हैं तो हम कहते हैं कि आपकी हाइट टॉल होगी। मान लीजिए कि अगर ये बेस पेयर ऐसे लगे आपके डीएनए में, और ये क्या करते हैं, आपकी हाइट को टॉल करेंगे, ऐसा एक हार्मोन बना रहे टॉल करेंगे। लेकिन अगर महसूस करिए मैं इस जी के प्लेस पे टी ले आऊं, तो सी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी सीक्वेंस बिगड़ गया।
इस सीक्वेंस बिगड़ने के कारण एक म्यूटेशन हो जाएगा, एक बदलाव हो जाएगा। मींस स्मॉल चेंजेस इन आवर डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। हमारे डीएनए में चेंजेस हो जाना, बेस पेयर कुछ और लगा होना था जो टॉलरेंस दे रहा था, बेस पेयर चेंज हो गया, जी की जगह टी आ गया, सी की जगह ए आ गया। सिंपल सी बात है, अब अगर बेस पेयर चेंज हो गया है तो कैरेक्टर भी बदल जाएगा, क्योंकि अब बनने वाली प्रोटीन हार्मोन नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, जिस कारण आपकी बॉडी में आ गए चेंजेस। और इसी चेंजेस को ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन बोला। क्लियर? तो म्यूटेशन क्या है? सडन चेंजेस इन योर डीएनए, सडन चेंजेस इन योर डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन हो गया तो सिंपल सी बात है कि वेरिएशन आ जाएगा। और वेरिएशन, अगर म्यूटेशन हुआ, ये जो हो गया घटना घटी, यहां पे हुआ है म्यूटेशन, तो डिफरेंशिएशन क्लियर हो गई, डिफरेंशिएशन क्लियर हो गई कि भाई म्यूटेशन क्या है? सडन चेंजेस इन योर डीएनए। और जब म्यूटेशन होता है तो सिंपल सी बात है, कुछ चेंजेस आ जाएंगे और इस चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। इस चेंजेस को बोलते हैं वेरिएशन। और जब वेरिएशन आ जाएगा तो ये इवोल्यूशनरी अच्छा होता है। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या डियर? इवोल्यूशन से लिया गया है। हम और आप आज ह्यूमन बॉडी, आज ह्यूमन एक मॉडर्न, इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है। पहले ऐसा नहीं था। पहले माना जाता है, आपको पढ़ाया भी है मैंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, या भी आगे आएगा भी इवोल्यूशन में, तो वहां सबसे पहले अर्थ पे वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म बने, देन बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म बने। तो धीरे धीरे उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती गई। पहले फिश बनी, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आए। ऐसे करके धीरे धीरे हमें चेंजेस होते गए। म्यूटेशन था, धीरे धीरे छोटे छोटे म्यूटेशन होते रहे, चेंजेस होते रहे, और इवोल्यूशनरी आज ह्यूमन आ गया इस धरती पे, जो पूरी धरती पे राज करता है। इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन, सीक्वेंशियल प्रोग्रेसिव प्रोसेस। एक सीक्वेंस में होने वाला, बढ़ने वाला प्रोसेस जो कभी भी इरिवर्सिबल, जो कभी भी रिवर्सिबल नहीं है, वो है इवोल्यूशन। और इसी इवोल्यूशन के पीछे एक छोटा सा कारण हमारा म्यूटेशन था। तो बोला कि एनसीईआरटी के थर्ड पॉइंट में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो होगा जिसमें म्यूटेशन होगा, जो इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट होगा, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। वहां पर भी हमारे बाजी मारी हमारे डीएनए ने। डीएनए में म्यूटेशन होता है। अगर ये म्यूटेशन नहीं होता तो देख लीजिए आप किसी को भी कि एक ही जैसे पेरेंट्स के जो बेबीज होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। ट्विंस को छोड़ दीजिए, पैटर्नल ट्विंस को छोड़ दीजिए, उसके अलावा दो तीन भाई बहन है फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? छोटे छोटे म्यूटेशन के कारण। और छोटे छोटे म्यूटेशन हमें वेरिएशन लाते हैं। सिंपल सी बात है, जब वेरिएशन आ जाएगा तो तीन बेटे हैं तो तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। ये नहीं कि सब एक ही काम करने लग जाएंगे। और यही वेरिएशन हमारे इवोल्यूशन का कारण था। तो बोला जाता है कि जो हमारा म्यूटेशन यानी थर्ड पॉइंट है वो प्रोवाइड कराता है म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन। म्यूटेशन प्रोवाइड कराएगा हमारा जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा, और वो इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। फोर्थ लाइन, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स। एबिलिटी टू एक्सप्रेस, देखिए तीन पॉइंट को मैंने अपने स्टाइल में एक्सप्लोर किया। यहां पर एक लाइन थी, मैंने आपको एक्सप्लोर किया, समझ में आया होगा। देखिए चौथी लाइन को भी एक्सप्लोर करने जा रहा हूं कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर, व्हाट इज दिस? This is the gene expression। कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा। कैसे एक्सप्रेस कर सकेगा? आप जानते हैं डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, एडआरएनए प्रोटीन को फॉर्मेशन कर रहा है, और प्रोटीन एक कैरेक्टर को डिफाइन करती है। डीएनए ने आरएनए को बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन कैरेक्टर को बनाती। कैरेक्टर आपका टॉलनेस हो सकता है, कैरेक्टर आपका डॉफनेस हो सकता है, कैरेक्टर आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं। कई सारे बॉडी में हजारों कैरेक्टर्स हैं जो डिफाइन करता है हमारा डीएनए। कहने का मतलब उस सेंटेंस का है कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा, अपने आप को बता सकेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कैरेक्टर है।
अगर ऐसा है कोई जेनेटिक मटेरियल तो उसको मिलती है प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, और ये प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल में डीएनए के पास है, क्योंकि डीएनए ने ही आरएनए को बनाया, आरएनए प्रोटीन को बनाता है। अगर हम कहें नहीं सर आरएनए प्रोटीन को बना रहा है, मान लिया आरएनए प्रोटीन को बना रहा है, लेकिन आरएनए को बनाने वाले तो डीएनए है ना। अगर डीएनए नहीं होते तो आरएनए भाई साहब भी नहीं होते और प्रोटीन को डिफाइन ना कर पाते। आरएनए को प्रोटीन डिफाइन करने के लिए उसे डीएनए से बनना पड़ता है, इसीलिए डीएनए ने यहां पर भी हमारी बाजी मारी और जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो किया कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा, और एक्सप्रेस तब करेगा जब वो कैरेक्टर बनाता है। क्लियर? इस तरीके से 4 पॉइंट्स की मैंने बात करी, चारों पॉइंट को समझाया मैंने। फिर से देखें जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या थी। फर्स्ट, एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड मेंडेलियन कैरेक्टर। इस तरीके से हमने कैरेक्टर को जाना एक जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे ही आते हैं। देखिए अब रीजन क्या है क्यों हम डीएनए और आरएनए में थोड़े से चेंजेस हैं, क्या चेंजेस देखते हैं। रीजन फॉर स्टेबिलिटी, डीएनए का रीजन क्या है स्टेबिलिटी का, क्यों डीएनए स्टेबल। देखिए स्टेबल, अभी एक आपने टर्म पूछा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। क्यों स्टेबल होना चाहिए, चलिए जानते हैं क्यों स्टेबल होना चाहिए। कल भी मैंने जब आपको वीडियो दिया तो उस वीडियो में मैंने एक चीज बोली आपसे, मैंने बोला कि अगर कहीं पर फ्री OH ग्रुप मिल जाएगा हमको, खासकर सेकंड प्राइम पर, कार्बन की सेकंड प्राइम पे अगर फ्री OH ग्रुप मिल जाएगा तो वो दूसरे किसी से भी मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके अपनी स्टेज को बदल सकता है। बात कम समझ में आ रही होगी। इस चीज को बताने के पहले चलिए पहले ये क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं पॉइंट क्लियर करता हूं। रीजन फॉर स्टेबिलिटी, लेस रिएक्टिव। स्टेबल वही होगा जो लेस रिएक्टिव होगा। आपका कोई फ्रेंड है, 3 लोग हैं यहां पर, आपका एक फ्रेंड किसी से भी बहुत जल्दी झगड़ जाता है और किसी से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके 2 हाथ। समझिए जरा, वो इन 2 हाथों से किसी से भी लड़ लेता है, 2 हाथों से खुले हैं, दोनों हाथ खुले हैं, आपके दोनों हाथ बंधे हैं, उसके दोनों हाथ खुले हैं। 2 लोग चल रहे हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ खुले हुए हैं, वो किसी के पास भी जा रहा है, हैंडशेक कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है, ठीक है। रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों है, साइड्स ओपन है उसके रिएक्शन के लिए, उसके पास वो जगह है जहां से वो या तो जुड़ रहा है या तो लड़ रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहा है। लेकिन आपके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, आप स्टेबल रहेंगे, आप ना किसी से हाथ मिला सकते हैं ना किसी को मार सकते हैं, आप स्टेबल हो गए। लेकिन वो रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव हो रहा है, क्योंकि उसके साइड्स ओपन है। ऐसे ही अगर किसी जगह पर जेनेटिक मटेरियल में सेकेंड प्राइम पर फ्री OH ग्रुप होता है तो वो किसी से भी जुड़ जाएगा, और जुड़ने का मतलब उसने अपनी स्टेज को चेंज कर दिया, और चेंज कर दिया तो वो स्टेबल नहीं रहा। कहते नहीं बात के पक्के होना, तो ऐसे लोग बात के पक्के नहीं है, जहां से वो दोस्ती कर ली, जिससे लड़ाई कर ली, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए, आपके पास फ्री OH ग्रुप है ही नहीं, और जब फ्री OH ग्रुप है नहीं सेकंड प्राइम में तो आप ठीक है, ना लड़ रहे हैं ना जुड़ रहे हैं, आप क्या रहेंगे, अपने में स्टेबल रहेंगे। आई होप समझ में आ गया वो स्टेबिलिटी का मतलब। चलिए, डबल स्टैंडर्ड, लेस रिएक्टिव होने के पीछे कारण है कि हमारा जो डीएनए लेस रिएक्टिव हो, डबल स्टैंड होता है। डबल स्टैंड होने के कारण इसके पास फ्री OH ग्रुप कहीं मिल नहीं पाता है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉन्ड बना होता है, पूरे के पूरा बॉन्ड बना। अगर सोचो यहाँ पर फ्री OH ग्रुप है तो कोई भी इससे आकर के जुड़ करके रिएक्टिव हो जाएगा, ये अपने स्टेट को बदल देगा। लेकिन डीएनए के दोनों डबल हेलिकल है, इस डबल हेलिकल कारण इसके बीच के बॉन्ड, इसके बीच के फ्री OH ग्रुप मिल ही नहीं पाते हैं, और जब मिल ही नहीं पाते, वो एक्सपोज नहीं हो पाते, तो कोई भी रिएक्टिव नहीं हो पाती चीजें। तो डबल स्टैंडर्ड रीजन है इसके लेस रिएक्टिव होने का, सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है इसके हाई रिएक्टिव होने का। प्रेजेंस ऑफ थायमीन एंड प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। देखिए थायमीन क्या होता है, फ्री OH ग्रुप को नहीं बाहर निकलने देता, थायमीन चीजों को कॉम्पैक्ट रखता है, और यूरेसिल इसमें भी फ्री OH होता है वो, तो ये जुड़ जाता है बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे थायमीन की प्रेजेंस लेस रिएक्टिव बनाता है, यहाँ पर इसको यूरेसिल की प्रेजेंस हाई रिएक्टिव बनाता है। एब्सेंस ऑफ सेकंड प्राइम OH इन शुगर, प्रेजेंस ऑफ सेकंड प्राइम OH इन शुगर। देखिए अगर आप देखें सेकंड प्राइम पे
आपको इस जगह पे OH ग्रुप नहीं मिल रहा है, यहाँ पर OH, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब एक ऑक्सीजन रिलीज होना। देखिए यहाँ पर सेकंड प्राइम पे OH है, लेकिन अगर डीऑक्सी है तो यहाँ से क्या होता है, डीऑक्सी का फार्मूला ही होता है, एक ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होती है, और एक रिलीज हो गई तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ H। जबकि राइबोज शुगर में आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, OH है सेकंड प्राइम पे, और सेकंड प्राइम पे ये OH होना, दूसरा सिंगल स्टैंड होना, कोई भी H वाला अगर इनके पास आएगा तो ये उससे H2O बना करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और कोई ना कोई बॉन्ड बना देगा, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा ये आरएनए। जबकि डीएनए के पास सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप है ही नहीं है, और इस OH ग्रुप ना होने के कारण ये किसी से रिएक्टिव नहीं हो पाता, और दूसरा डबल स्टैंडर्ड है तो कोई बीच में घुस भी नहीं पाता। क्लियर? नहीं समझ में आता तो इसको थोड़ा और देख लें। ऐसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, डीएनए कह रहा सेकंड प्राइम पे OH नहीं होता है, सिर्फ H होता है। OH नहीं है, सिर्फ क्या है, H। जबकि आरएनए पे ना चले जाएंगे तो आरएनए पे सेकंड प्राइम पोजीशन भाई न्यूक्लियोटाइड लगा है, वहां पर OH है। अब अगर मान लीजिए B नाम का कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास H है यहाँ पर फ्री, तो ये H2O बना देगा, H2O बाहर निकल गया और B वाला क्या हो गया, अटैच हो गया। अब जो एक आरएनए हुआ करता था उसमें B मॉलिक्यूल अटैच हो गया, यानी इसका नाम भी बदल गया, इसका स्ट्रक्चर भी बदल गया, यानी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया एंड केमिकली भी चेंज हो गया। तो सबसे बड़ा गेम इस फ्री OH ग्रुप का है। आप देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े होंगे आप कि कहीं पर भी जब दो बॉन्ड बनते हैं तो बीच में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और यही बॉन्ड बनाने का एक वो होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकला, बॉन्ड बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से ये कुछ डीएनए की लेस रिएक्टिव होने की प्रॉपर्टीज है, और यहां पर आरएनए की हाई रिएक्टिव होने की प्रॉपर्टीज है। अब आती बात, for the storage of genetic information, DNA is better due to the stability, but for the transmission of genetic information, RNA is better. दो चीजें आ गई। कह रहा अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो डीएनए बेटर है उसके लिए, क्योंकि बेटर डीएनए लेस रिएक्टिव है, डीएनए स्टेबल है, डीएनए के पास डबल हेलिकल बॉन्ड है, डीएनए में म्यूटेशन होता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए तो इट्स बेटर, बट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। लेकिन ट्रांसमिशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर भेजना है हमारे जेनेटिक्स मैसेजेस को, तो उसके लिए आरएनए बेटर होगा। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड करता है, बट डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ा सा यहाँ पर आरएनए की तारीफ कर दी गई है कि आरएनए डायरेक्टली क्या करता है, प्रोटीन के एक्सप्रेशन को दे देता है, क्योंकि आरएनए प्रोटीन बनाता है। लेकिन सवाल ये होता मेरे भाई कि अगर डीएनए नहीं होता तो आरएनए नहीं होता। तो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए। अगर यहां बात करेंगे तो डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पर। थोड़ा सा आरएनए डीएनए का भाई नेगेटिव फीडबैक आप हर जगह डीएनए नहीं हीरो बनेगा, आरएनए की बारी में इसको भी हीरो बनाया जाए। तो कह रहा है कि भाई डीएनए चाहे भी तो अपने प्रोटीन को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको सहारा लेना पड़ेगा आरएनए का। और सही बात भी है, डीएनए से जब आरएनए बनता है देन आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन है। द आरएनए इज अनस्टेबल, सो आरएनए वायरस। अब देखिए आपने एक चीज सुनी होगी कि कोरोना वायरस में, कोविड टाइम में कोरोना के वायरस ने कई म्यूटेंट बनाए, डेल्टा, तो अल्फा, हंता, है ना। तो वो क्यों था, क्यों ये वायरस अपने फॉर्म को चेंज कर रहा था? रीजन क्या था? इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, और अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, समझ गए आप होंगे कि उसमें क्या होता है, सेकंड प्राइम पे OH ग्रुप होता है, सेकंड प्राइम, और OH ग्रुप होने के कारण किसी भी मॉलिक्यूल से जुड़ता था ये, और जुड़ करके नया मॉलिक्यूल बना देता था, एक नया क्या म्यूटेंट आ जाता था कोरोना का। बेचारे साइंटिस्ट वैक्सीन बना रहे हैं कोरोना वायरस का, पता चला अल्फा आ गया, पता चला बीटा आ गया, डेल्टा। क्यों? क्योंकि हाई रिएक्टिव होता है आरएनए हमारा, और वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, आरएनए, और उस आरएनए के कारण उसमें फ्री OH ग्रुप था, जिस कारण
वो कंटिन्यूअसली म्यूटेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। DNA strands are complementary. On heating, they separate in appropriate condition. They come together in Griffith experiment. Some properties of DNA of the heat-killed bacteria did not destroy. It indicates the stability of DNA. कह रहे हैं DNA तब अपने हेलिक्स ओपन करता है जब DNA को हीट दिया जाए। DNA को हीट देने पर हमारा DNA के स्ट्रैंड ओपन होने लगते हैं। शायद ये रीजन होगा कि ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ता है हमारी बॉडी का तो हमारा DNA डिनेचुरेट होने लगता है। बहुत ज़्यादा हीट पे DNA अलग होने लगेंगे, DNA अलग होना चालू हुए, RNA बनना बंद हो गया, RNA बनना बंद हो गया, प्रोटीन बनना बंद हो गया, प्रोटीन बनना बंद हो गया तो एंजाइम बनना बंद हो गए, और अगर एंजाइम बनना बंद हो गए तो आपकी बॉडी के कैरेक्टर भी बनना बंद हो गए और आप चिपका के गिर पड़े। तो हीट देने पे DNA का स्टैंड ओपन होता है, और हीट दिया तो दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन कूलिंग पे DNA फिर से बन जाते हैं, फिर से वो आ जाते हैं अपनी पोजीशन पे। इससे बोला गया कि DNA अपनी स्टेबिलिटी खो नहीं रहा है परमानेंटली। अगर जबरदस्ती आप हीट दे रहे हैं तो ओपन तो हो गए उसके हेलिक्स, लेकिन ठंडा करने पर फिर से वो क्या हो गए, डबल हेलिक्स बना दिया। इससे अपनी स्टेबिलिटी को ये बचा के रखता है। ये DNA की स्टेबिलिटी का एक मेथड है। आती है बात, जब हमने DNA की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लिया कि RNA में किस किस तरीके से डिफरेंस है, दोनों में कौन सा रिएक्टिव है, तो उसके बाद अब कहानी बढ़ती है RNA। यहाँ पर हम RNA को हीरो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा RNA आज हीरो बनेगा इस टॉपिक में। हीरो बनना भी चाहिए, क्यों हीरो बनना पड़ेगा, चलिए इसके पीछे फिर एक लॉजिक दिखाता हूँ। Origin of life. About 4 million years ago. 4 million years ago. 4 million years ago अर्थ पे जो सबसे पहले मॉलिक्यूल बने जिनके पास लाइफ जैसी चीज थी वो हमारे थे वायरस। वायरस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में जाना है कि अप्रॉक्सीमेटली 94 से 95% उनकी बॉडी में प्रोटीन होता है, रिमेनिंग परसेंट में उनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। जब अर्थ पे अमीनो एसिड, ग्लाइसरॉल, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, ये सारी चीजें जब बनी अर्थ पे स्टार्टिंग में, तो हमारे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर ने मिल करके सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रैंडेड चेन बनाई, और ये चेन थी आपकी mRNA यानी कि RNA पॉलीमरेज। सिंगल स्ट्रैंडेड चेन पहले बनी RNA, सबसे पहली सिंगल स्ट्रैंडेड चेन बना, क्योंकि RNA DNA के कंपैरिजन में सिंपल था, और ये रूल रहा है हमेशा नेचर का, धरती पे जो भी चीजें आई है पहले वो सिंपल थी, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुआ। मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल जैसी पहले कॉमन चीजें ही बनाई थी, कॉमन चीजें ही पहले अर्थ में आई। उन्होंने जुड़ करके एक सिंपल फॉर्म तैयार किया, और वो सिंपल फॉर्म RNA का था। माना जाता है, जैसे आज भी है, आज भी आपका जो HIV का वायरस है, यानी HIV जो है उसमें मौजूद जो सा जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA ही होता है, और इस RNA से वो बनाता है DNA। यानी ये बात एकदम रियल है कि पहले RNA था और उस RNA में एबिलिटी थी DNA बनाने की, क्योंकि DNA इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि RNA सिंगल स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सी बात है, पहले RNA बना होगा, क्योंकि RNA एक सिंपल स्ट्रक्चर है। RNA ने अपने अंदर एबिलिटी जनरेट करी होगी, और इस RNA से धीरे धीरे DNA बनना चालू हुआ। लेकिन ये एबिलिटी सिर्फ वायरस के पास ही थी। वायरस के पास ही वो एंजाइम्स है जो RNA से DNA का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमारी बॉडी में होने वाला जो वायरस है, चाहे वो कोरोना का वायरस हो, वो भी यही करता है। वो उसके पास RNA होता है, और वो क्या करता है, उस RNA से DNA का फॉर्मेशन करता है।
यानी अगर बात कही जाए कि धरती पे आने वाला सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था, तो वो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए था। इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में था और हमेशा चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती हैं, ये रूल है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की बनी है चीजें, और इसका प्रूफ भी दिया गया कि आरएनए के पास एबिलिटी होती है वो डीएनए को बना सकता है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे मौजूद बॉडी में जो एनिमल वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो आरएनए से डीएनए आज भी बना रहे हैं। शायद उसी सिस्टम का यूज करके आरएनए से डीएनए बनाया गया हो, और ये डीएनए आपकी बॉडी में एक स्टेबल स्ट्रक्चर लिया इसने, एक केमिकल स्ट्रक्चर स्टेबल लिया इसने, और धीरे धीरे करके आपके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने लगा। क्लियर? तो यहाँ से प्रूव होता है आरएनए वर्ड की बात कि आरएनए भी अपना एक रोल प्ले करता है। आरएनए भी एक हमारा जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए की शायद देन हो, क्योंकि आरएनए में ही सेकंड प्राइम पर फ्री OH ग्रुप होता है, और फ्री OH ग्रुप के कारण इसने डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिएक्शन करी हो, और रिएक्शन करके इसने नई नई चीजें बनाई हो। आरएनए नहीं हो सकता है कि आगे जाकर के एंजाइम्स को बनाया हो, बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाए हो, तो ये आरएनए का एक है। चलिए एनसीईआरटी पे चलते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई, कैसे प्रूव हुआ कि हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। तो लोग सवाल बहुत पूछते हैं कि भाई आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए। तो आज जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, लेकिन एंशिएंट टाइम में हमारा आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल था। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बताया मैंने कैसे शो किया आरएनए हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। ये जेनेटिक मटेरियल तो है ही है, साथ में कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब ये किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देने का या उससे घटाने का काम भी करता है, इसलिए कैटलिस्ट भी है। सब कुछ देखिए, चाह रहा है सेकंड प्राइम पर OH ग्रुप का फ्री होना। OH ग्रुप फ्री होने के कारण कैटलिस्ट भी हो गया। जैसे हाथ को लेते बस OH ग्रुप दिख रहा है, जिससे गया उससे जुड़ गया। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को देखता है, जैसे मेटाबॉलिज्म को देखता है, ट्रांसलेशन देखता है, स्प्लाइसिंग देखता है। ट्रांसलेशन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि बॉडी के कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रोसेस। ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन का बनना। अगर एमआरएनए आपका आरएनए नहीं होता तो बॉडी में प्रोटीन नहीं बनती। स्प्लाइसिंग, उन प्रोटीन्स को बनाना जो हमारे लिए यूजफुल है, और उन प्रोटीन को रिमूव करना जिनसे हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। ये काम भी हमारा देख रहा है आरएनए। डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। डीएनए इवॉल्व हुआ आरएनए से चीजों को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि धरती पर ऑर्गेनिज्म बन गए थे, अब चीजें स्टेबल करनी पड़ेगी। ताउम्र अगर रिएक्टिविटी होती रही तो कोई चीज स्टेबल नहीं हो पाएगी, और अगर कोई चीज स्टेबल नहीं हो पाएगी तो किसी भी एक स्पीशीज का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। तो बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी नुकसानदायक भी होती है। इसलिए आरएनए से डीएनए बना और उसने लाइफ को स्टेबल किया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे डीएनए का ये भी मिल गया कि डीएनए स्टेबल कैसे हुआ, और आरएनए का एक इतिहास है। आरएनए ही सबसे पहले धरती पर आया था। आरएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल आए थे जिन्होंने हमारे आरएनए से डीएनए को बनाया और ऑर्गेनिज्म की लाइफ को स्टेबल किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपने एपिसोड में, और वो है हमारा सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बेहतरीन सा बैनर देख रहे हैं, जहां पर डीएनए ने आरएनए को बनाया, आरएनए ने प्रोटीन को बनाया, और प्रोटीन से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर बने। इस चीज की मैं रट लगाए रहता हूं हमेशा कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से कैरेक्टर, क्योंकि आप और हम अगर है तो वो सिर्फ इस सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर के बिहाफ पे है, क्योंकि आपके बॉडी का हर एक कैरेक्टर इसी लाइन पे चलता है, चाहे वो आपकी हाइट हो, चाहे वो आपकी बॉडी का कोई भी कैरेक्टर हो। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है? इन सम वायरसेस, ये तो अभी चेंज करेंगे थोड़ा सा, पहले जब देखते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या। सबसे पहले आपके डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन किया जाएगा, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाएगा। डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। हमारा पहला एम है रेप्लिकेशन को कंप्लीट करना, कि आखिर रेप्लिकेशन होता क्या है। फिर हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, जिसे सेकंड हेडिंग देंगे हम, और वो बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। हमारी सेकंड हेडिंग डीएनए से आरएनए का बनना।
आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो थर्ड स्टेप बनता है, वो होता है ट्रांसलेशन। मींस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तीन हेडिंग तो मेन है हमारी, जो हर एक ऑर्गेनिज्म में चल रही है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से कैरेक्टर। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। लेकिन एक जगह पे केस एक्सेप्शनल हो जाता है और वो हो जाता है हमारे वायरसेस में, जहां पर वो आरएनए से डीएनए बना देते हैं। अभी मैंने बताया भी था आपको कि आरएनए से डीएनए बनाने की जो कला है वो कला हमारे वायरसेस के पास है, क्योंकि उनके पास एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं और ये डीएनए बना के आपकी सेल में, आपके डीएनए में अपना डीएनए जोड़ देते हैं। अब जब आप प्रोटीन बनाएंगे तो ये भी अपनी प्रोटीन बनाएंगे और ये प्रोटीन बना करके अपनी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। वही चीज यहाँ पे दी जा रही है, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो सीधे जा रहा था, डीएनए से आरएनए हो रहा था, लेकिन जब आरएनए से डीएनए हो गया तो रिवर्स हो गया ये कहानी और बोल दिया हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो some viruses flow of information is a reverse direction from RNA to DNA, it is called reverse transcription। ये हमारे वायरस भाई साहब देख लीजिए, इनके अंदर होता है क्या, हमारा आरएनए, इनके अंदर मौजूद है हमारे आरएनए भाई साहब, और यही आरएनए जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी में ये आरएनए को रिलीज कर देते हैं और आपके आज ऐसे गए इस आरएनए से बना देंगे डबल हेलिकल डीएनए और ये डीएनए आपके डीएनए में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपकी सेल पे पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा, वहां पर ये अपनी जैसी ढेर सारी प्रोटीन बनाएंगे, ढेर सारे वायरस पैदा होंगे और सेल को डैमेज करते रहेंगे। तो आज तक की हमारी जो ये कहानी रही जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज। सबने रिसर्च की थी ग्रिफिथ ने, सबने उन्होंने ही निकाला था कि आखिर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आपने आज प्रॉपर्टीज को जाना, साथ ही साथ आपने आरएनए वर्ल्ड को भी जाना कि आरएनए भले सिंगल स्टैंडर्ड हो, सिंगल चेसिस हो, लेकिन उसका भी अपना अस्तित्व था। जब धरती पे लाइफ आई तो जो जेनेटिक मटेरियल पहला बना वो हमारा आरएनए था। उसको जानने के बाद हमने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूल को जाना कि क्या होता है डीएनए से डीएनए बनना, क्या होता है डीएनए से आरएनए बनना। ये तो सिर्फ एक हेडिंग्स नहीं है, अब हमको इस एक एक हेडिंग को डेप्थ में पढ़ना है। तो हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, और वो लेक्चर बेस होगा हमारे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। टॉपिक वाइज थोड़ा ये डिफिकल्टीज मिलेगी चैप्टर्स में आपको, लेकिन इस चैप्टर के बाद कोई डिफिकल्टी चैप्टर बचेगा नहीं आपके लिए, और आप जान चुके होंगे हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को कि कैसे कोई बॉडी कैसे किसी कैरेक्टर को बनाती है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। ओके, बाय बाय।